स्वागत है आप सभी लोगों का सामान्य विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो अदिश राशियाँ वो होती हैं जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं दी गई होती है। तो अदिश राशियों के जो उदाहरण हैं वो कार्य, ऊर्जा, ताप और समय, ये अदिश राशियों के उदाहरण हैं। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, ये सारी अदिश राशियों के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो ऐसी राशियाँ जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी दिया रहता है, तो ऐसी राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसके जो उदाहरण हैं वो त्वरण, बल, विस्थापन, ये सारे सदिश राशियों के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हजारों बार ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि शुष्क बर्फ़ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहते हैं। जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में होती है तो यही शुष्क बर्फ़ कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। तत्व का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? तो किसी भी तत्व का सबसे जो छोटा भाग होता है उसे परमाणु कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक यौगिक में सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? तो जब रासायनिक कोई प्रक्रिया होती है उसमें सबसे जो छोटा यूनिट होता है उसे हम लोग अणु कहते हैं। तो रासायनिक प्रक्रिया में, रासायनिक यौगिक में सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो अणु होती है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? तो हमें पता है परमाणु के 3 जो मौलिक कण हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों नाभिक के केंद्र पर स्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर खोज के बारे में हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। रट लीजिएगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया? प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन के बारे में रट लीजिएगा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो जेम्स चैडविक के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किया था। तो न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक, प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, इन तीनों चीज़ों को आपको रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि इसमें ऋण आवेश होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन कैसे होते हैं? तो जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के केंद्र पर होते हैं और ये धन आवेशित कण होते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं और नाभिक के केंद्र पर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो न्यूट्रॉन भी आपके नाभिक के केंद्र में रहते हैं और ये आवेश रहित होते हैं, यानी कि इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, आवेशहीन कण है। ठीक है, ना तो न्यूट्रॉन हो, ना तो ये प्लस होते हैं, ना माइनस होते हैं, ना तो धनात्मक होते हैं और ना ही ऋणात्मक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति क्या कहलाती है? तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रकृति होती है उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रकृति होती है उसे हम लोग शुद्ध हिंदी में अवकरण कहते हैं। तो अवकरण किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति को, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग कक्षा 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जो प्रोटॉन का भार होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार का कितने गुना होता है? तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1837 गुना होता है। याद रखिएगा, जो प्रोटॉन का भार होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार का 1837 गुना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है? तो वैद्युत अपघटन की क्रिया में ऑक्सीजन एनोड से मुक्त होती है। तो एनोड से हमें क्या प्राप्त होती है? ऑक्सीजन प्राप्त होती है। किस प्रक्रिया में? वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में। आगे बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो परमाणु के नाभिक पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि इससे पहले जो नाभिक है, तो नाभिक की खोज किसने किया था? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। याद रखिएगा, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया और नाभिक में के केंद्र पर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यही प्रश्न आपके नीचे दिया भी है कि परमाणु के नाभिक में के कौन होते हैं? तो परमाणु के नाभिक पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक
में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसके परमाणु क्रमांक कहते हैं अथवा परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक परिभाषा आपको लिखी गई है, ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है। तो ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो ऐसे परमाणु क्या कहलाते हैं? ऐसे परमाणु समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? जब परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। इस परिभाषा को आप रट लीजिएगा, समस्थानिक किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसकी खोज मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। इस चीज़ को जानते रहिए, आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में उद्रग मतलब होता है ऊर्ध्वाधर जो वर्ग होते हैं, स्तंभ होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो हमारे ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उसे हम लोग वर्ग अथवा ग्रुप कहते हैं। और क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? क्षैतिज जो स्तंभ होते हैं उन्हें हम लोग आवर्त कहते हैं। तो आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी, इस तरह से बना होता है और इस तरह से बना होता है। तो जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे वर्ग अथवा ग्रुप कहते हैं, और जो क्षैतिज होते हैं, क्षैतिज ये सारे, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग आवर्त कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है? तो आवर्त सारणी में जो स्टार्टिंग होती है वो हाइड्रोजन से होती है। इस प्रकार आवर्त सारणी का जो पहला तत्व होता है वो हाइड्रोजन होता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोवे रेनर ने किया था। तो डोवे रेनर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। इस चीज़ को आप जानकारी में रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग होते हैं, वर्ग मतलब जो खड़ी लाइनें होती हैं, ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, वो कितनी होती हैं? तो वो ऊर्ध्वाधर लाइनें 18 होती हैं, जिसे हम लोग वर्ग कहते हैं। और आवर्त कितने होते हैं? ये जो क्षैतिज लाइनें होती हैं इन्हें आवर्त कहते हैं। ये कितनी होते हैं? ये 7 होती हैं। तो टोटल आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो टोटल वर्ग कितने होते हैं? 18 होते हैं। इस चीज़ को आप जानकारी में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। घरों में हम लोग नॉन स्टिक बर्तन का प्रयोग करते हैं। तो नॉन स्टिक बर्तन में क्या होता है कि जो खाना होता है वो चिपकता नहीं है। तो ये जो नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं ये किसके बनाए जाते हैं? ये टेफ्लॉन के बनाए जाते हैं। हजारों बार परीक्षा में पूछा जा गया है कि नॉन स्टिक बर्तन किसके बनते हैं? तो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं वो टेफ्लॉन के बनते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अयस्क होता है उसमें अगर अशुद्धियाँ हैं तो उन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। खनिज और अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो विधि होती है उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो खनिजों से और अयस्कों से जो शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है उस पूरी प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को जिसके द्वारा खनिज और अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है उसे धातु कर्म कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास प्रश्न हैं, इनको आपको रटना है। कन्फर्म मान के चलिए, इनको आपको रटना है क्योंकि ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे कि बर्तनों में कलई किसकी की जाती है? कभी कभी आपने देखा होगा जो बर्तन आते हैं वो नीचे थोड़ा काले होते हैं, काले कलर की कलई होती है। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि बर्तनों में खाना बहुत जल्दी पकता है। तो बर्तनों की जो कलई की जाती है वो किसकी की जाती है? अमोनियम क्लोराइड की जाती है। बर्तनों में कलई किसकी करते हैं? अमोनियम क्लोराइड की करते हैं। नॉन स्टिक बर्तन किसके बनाते हैं? टेफ्लॉन के बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दीपावली पे आप लोगों ने पटाखे बहुत छुड़ाए होंगे। तो पटाखे जब ऊपर जाके फूटते हैं तो उसमें हरा रंग निकलता है, हरे रंग की आतिशबाजी होती है। तो हरा रंग किस कारण से होता है? हरा रंग बेरियम के कारण से होता है। ठीक है, तो बेरियम अगर हम लोग पटाखों में भर देंगे तो ऊपर जाके वो फूटेगा तो हरे रंग का दिखाई देता है। तो हरा रंग पटाखों में बेरियम के कारण होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि लाल रंग किसके कारण होता है? जो गाढ़ा लाल रंग होता है वो स्ट्रोंशियम SR के कारण होता है। तो स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग होता है, बेरियम के कारण हरा रंग होता है। किसमें? जब हम लोग आतिशबाजी करते हैं, पटाखे छुड़ाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए। हरा रंग और लाल रंग रटा होना चाहिए। स्ट्रोंशियम लाल रंग, हरा रंग किसके कारण? बेरियम के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो जो हाइड्रोजन होती है इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि भविष्य में हाइड्रोजन ही ईंधन के रूप में प्रयोग की जाएगी, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है।
आगे बढ़ते हैं, मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। मीथेन हमारी मार्स गैस कहलाती है। जहाँ कूड़ा कचरा पड़ा होता है या दलदली स्थान होते हैं वहाँ पर जो बदबू आती है वो मार्स गैस की ही बदबू आती है। आगे बढ़ते हैं, नोबेल गैस किसे कहा जाता है? तो नोबेल गैस हीलियम को कहा जाता है। हीलियम को क्या कहते हैं? नोबेल गैस कहते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो दो यहाँ पर प्रश्न है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? वो भी हमारा हाइड्रोजन है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे हल्की धातु कौन सी है तो उसका नाम होगा लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगर आपका जस्ट अपोजिट पूछा जाए सबसे भारी धातु कौन सी है तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम। तो ओस्मियम सबसे भारी धातु है। ये जो आपके वन लाइनर प्रश्न हैं इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है आपको। ये सारे प्रश्न रटे होना चाहिए। इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चनों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।